हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। इससे पहले हमने चैप्टर 1 किया था द राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर। उसके अंदर हमने देखा था कि यूरोप में किस तरीके से राष्ट्रवाद जागी और वो आजाद हुए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत के अंदर नेशनलिज्म का क्या मतलब था और कैसे उन लोगों ने अपने अंदर देशभक्ति की भावना आई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा भारत कब हुआ था आजाद? 15 अगस्त 1947 को, है ना। उसके कुछ फैक्ट्स। ओ एट द टाइम व्हेन इंडिया बिकम फ्री, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर वाज क्लेमेंट एटली। सुभाष चंद्र बोस गेव द स्लोगन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो। बाल गंगाधर तिलक गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। कि आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको हर हालत में पाकर रहूंगा। रामचंद्र बिस्मिल गिव द स्लोगन सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह ने क्या दिया था? इनकलाब जिंदाबाद। नेशनलिज्म इन इंडिया। Nationalism refers to the feeling of oneness and common consequences that emerges when people living in common territory share the same historical, political and cultural background. People may be speaking different languages, but the love for their nation keeps them together. Nationalism in India का मतलब, देखो हम भारत देश में रहते हैं, यहाँ पर कई तरीके के जातियों के लोग रहते हैं, कई तरीके के अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? राष्ट्रवाद की भावना। इसको क्या कहते हैं हम? कि आपस में प्यार से मिलके रहना, ना कि लड़के झगड़ के या फिर तू नीच है मैं ऊंच हूं, ये सारी भावना के साथ। अब नेशनलिज्म क्या मतलब कि अगर बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे हमारे देश के अंदर कौन राज कर रहा था? ब्रिटेन, गोरे। तो देखो, अगर हमारे कोई घर में घुस के हमसे कोई बोले कि तुमको ऐसे नहीं रहना, वैसे रहना है, या फिर ये घर तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, तो तुम क्या करोगे? उसकी शांति से बात मान लोगे या फिर अपने घर के लिए लड़ोगे? तो हमने भी वैसे ही अपने भारत माता के लिए उनके साथ वोट करी और एंड में जाकर हम आजाद हुए। इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है, फैक्टर्स दैट लेड टू द राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप। इससे पहले हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि यूरोप के अंदर किस तरीके से अलग अलग एम्पायर्स थे जो रूल कर रहे थे, फिर उन्होंने उन एम्पायर्स को इकट्ठा करके पूरा पूरा यूरोप बना दिया गया। लेकिन जब हम भारत के अंदर बात करते हैं कनेक्टेड टू द लाइफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, यहाँ पर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब, जब ब्रिटेन सरकार हमारे यहाँ पे आके राज कर रही थी तो हम उनके कॉलोनी में रह रहे थे, तो उसको कहते हैं एंटी कॉलोनी मूवमेंट। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, कब हुई थी? 1914 के अंदर। उस टाइम पे जो खिलाफत, कहाँ का था ये? टर्की का। टर्की का जो ये राजा था, इसके ऊपर क्या की गई थी? ब्रिटेन सरकार की तरफ से या फिर यूरोपियंस की तरफ से इसके ऊपर बहुत ज्यादा चीटी बांध दी गई थी कि तुमको अगर राज करना है तो तुमको हमारे नीचे दब के रहना पड़ेगा। अब जो इनका ये राजा था, मतलब किंग था, ये कौन था? मुस्लिम था। तो मुस्लिम लोग भी इससे बहुत ज्यादा क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे कि किस तरीके से कि हमारे राजा को या फिर हमारे धर्म के या फिर हमारे कौम के राजा को वो कैसे दबा रहे हैं। तो ये फिर मुस्लिम लोग भी क्या हो गए थे? हमारे साथ जुड़ गए थे, किसके अंदर? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर। इफेक्ट दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया एंड पोस्ट वॉर कंडीशन, क्या क्या हुई थी? क्रिएशन ऑफ अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। अब क्या होता है ना, जब वर्ल्ड वॉर होती है, वर्ल्ड वॉर किसके बीच में हुई थी? हम सब जानते हैं, यूरोप के बीच में और जर्मनी वगैरह के बीच में। तो उस टाइम पे क्या था? यूरोप हमारे भारत के ऊपर राज कर रहा था, तो भारत भी इनडायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया था। तो इन्वॉल्व हो गया था, जो भारत की सारी पैसा वगैरह था, कहा जा रहा था? यूरोप के यूज कर रहा था। किसके रूप में? फंड्स के रूप में। ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर फाइनेंस्ड बाय द वॉर लोन्स एंड इंक्रीज इन टैक्सेस। अब इसका जो भी यूरोप ने लोन लिया था कि वॉर लड़ने के लिए, अब उसके चक्कर में टैक्स क्या हो गए थे? इंक्रीज हो गए थे। जो किसान वगैरह थे और जो मिडिल क्लास लोग थे, उनके ऊपर जबरदस्ती के ज्यादा से ज्यादा टैक्स थोप दिए गए थे ताकि वो अपने लोन को कम कर पाए। कस्टम ड्यूटीज वाज रेज्ड, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। कस्टम ड्यूटीज जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी कि अगर तुमको अपना सामान कहीं बेचना है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, वो भी बहुत ज्यादा।
इसी बात के ऊपर इनकम टैक्स भी बहुत ज्यादा कर दिया गया था कि भाई तुमको अपनी, अगर तुम पैसे भी कमा रहे हो या फिर कोई किसान अगर खेती बाड़ी कर रहा है, उसने अगर 1 लाख की खेती करी है तो उसके ऊपर उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट फॉर ब्रिटिश आर्मी, लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती ब्रिटिश आर्मी के अंदर डाल दिया जाता था, क्योंकि उनको उस टाइम पे आर्मी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब देखो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, ब्रिटेन के अंदर डर भी बैठ गया था कि अगर वो अपनी आर्मी को टाइम रहते नहीं बढ़ाएंगे तो ऐसे करके और लोग भी उनसे आके लड़ने की कोशिश करेंगे। तो उन लोगों ने फिर जबरदस्ती लोगों को पकड़ के अपनी आर्मी के अंदर डालना शुरू कर दिया था। शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यू टू क्रॉप फेलर, अब उस टाइम पे देखो क्या हुआ था, अकाल पड़ गया था, मतलब बारिश की वजह से बहुत सारी फसलें जो है खराब हो गई थी। और क्या हुआ था, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स, ये एक तरीके का बुखार होता है, कोल्ड वगैरह हो जाना या फिर गले में दर्द हो जाना, उस टाइम पे इस चीज की वजह से बहुत लोगों की डेथ भी हो गई थी। फेमिनाइन विथ रिजल्ट इन द डेथ ऑफ मिलियन, इसका मतलब होता है भुखमरी, कि खाने को अनाज ना होना। अब भुखमरी के चलते क्यों हुई थी, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी, बारिश नहीं हुई थी तो फसल क्या हुई थी, खराब हो गई थी। अब उस चक्कर में बहुत लोगों की डेथ भी हुई थी वहां पर। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह किसने दिया था, हमारे फादर ऑफ नेशन कौन थे, महात्मा गांधी। इट वॉज अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अब इसका मतलब क्या था कि हम बिना लड़े झड़े अपनी आजादी को पाकर रहेंगे। अब उनका कहना क्या था कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तो अपना दूसरा गाल अपने आप आगे कर दो, है ना, कोई अगर तुम्हें एक गाल पे मारे तो समझ जाना कि अब तुम्हें दूसरा गाल भी आगे करना पड़ेगा। की फीचर्स ऑफ सत्याग्रह क्या क्या थे इनके मोटिव, इफ द कॉस्ट ऑफ द ट्रूथ, if the cause was true and struggle was against injustice, then physically force is not necessary। मतलब अगर हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है तो हाथापाई करना जरूरी नहीं है, उसको हम प्यार से समझाकर भी अपनी बात मनवा सकते हैं। सत्याग्रही कैन विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस विदाउट सीकिंग रिवेंज और बीइंग एग्रेसिव। सत्याग्रही की मतलब जो भी इनके अंदर लोग इन्वॉल्व थे वो बिना लड़े झड़े अपनी बात मनवा लेते थे। कैसे, आंदोलन करके, रैलीज निकाल के, है ना। बाय द अपीलिंग टू द कॉन्सिक्वेंस द ओप्रेसर का मतलब क्या था कि जिसके खिलाफ वो ये सत्याग्रह कर रहे हैं, ही शी कैन परस्यूड टू सी द ट्रूथ एंड इनजस्टिस। अब वो अपने अंदर ही, अब देखो मेन मोटिव क्या था, मेन मोटिव हमारा ये था कि अगर कोई सामने वाला आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है तो उसको ये एहसास दिलाना कि हाँ कि भाई वो गलत है, तभी वो इंसान सही हो सकता है। गांधी अर्ली एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह कौन कौन से थे, 1917 के अंदर चंपारण बिहार के अंदर जो हुआ था, इंडिगो पेजेंट्स को, जो फार्मर्स को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती उनके साथ क्या करवाई जाती थी, नील की खेती। अब नील की खेती में क्या होता है ना, नील की खेती जब हम करते हैं तो नील जो है लैंड का पूरा मिनरल्स वगैरह खींच लेते हैं, तो उस चक्कर में आने वाले कई सालों तक लैंड जो है बंजर हो जाती है। तो फिर लेकिन वो क्या था उस टाइम पे कि वहां की सरकार, मतलब कि गोरे लोग या फिर ब्रिटेन गवर्नमेंट जो है जबरदस्ती हमारे किसानों से नील की खेती करवा के अपने वहां पर बेचते थे। आगे 1917 खेड़ा इन गुजरात टू सपोर्ट पीजेंट्स फॉर रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन। मतलब जो किसानों से जबरदस्ती टैक्स वसूला जाता था उनके किसानी के ऊपर, उससे थोड़ी सी मुफ्त दिलाना। आगे कौन सा था, 1918 में अहमदाबाद गुजरात टू सपोर्ट कॉटन मिल वर्कर। अब कॉटन मिल वर्कर्स की क्या परेशानी थी कि उनको बहुत ज्यादा उनके काम के मुकाबले कम पैसे मिलते थे। एक तो वो जब ओवर टाइम भी करते थे, ओवर टाइम के पैसे भी नहीं मिलते थे, तो उस चक्कर में भी उन्होंने सत्याग्रह वहां पर किया था। अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ये क्या, किसके अंदर था ये, रोलेट एक्ट। अब ये क्यों आया था, क्योंकि ब्रिटेन सरकार उस टाइम पे परेशान हो गई थी किससे, रेवोल्यूशनरी से। जो भी ये जो सत्याग्रह कर रहे थे या फिर जो भी लोग लोगों के अंदर देशभक्ति जगाने की कोशिश कर रहे थे, उनको अगर जहां भी वो चीज होते हुए देखते थे तो उस टाइम पे ये लॉ पास कर दिया गया था कि ऐसा आदमी कहीं भी अगर पुलिस वगैरह को दिखता है तो सीधा पकड़ो और 2 साल के लिए जेल में डालो, बिना किसी सवाल जवाब के, बिना किसी केस के, सीधा वो 2 साल के लिए जेल में डाल देगा। अब ये कहाँ का इंसाफ हुआ भाई, अब ये अनफेयर क्यों था। एन अटैक ऑन सिविल लिबर्टीज ऑफ इंडियंस, इट वाज पास डिस्पाइट द अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स, है ना। अब ये क्या हो गया डायरेक्टली कि हमारे भारतीयों के ऊपर जो हमारी फ्रीडम थी उनके ऊपर अटैक कर देना कि हाँ अगर तू मेरे खिलाफ बोल रहा है, चाहे मैं गलती हूं, फिर भी मेरे पास ये हक है कि मैं तुझको पकड़ कर जेल में डाल दूंगा। एम क्या था इनका, टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया।
इसका एम क्या था कि ये जो क्रांतिकारी थे उनको पूरी तरीके से दबाना। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? एन ऑल इन इंडिया हड़ताल was planned by महात्मा गांधी on 6 अप्रैल 1919 अगेंस्ट इनजस्टिस। अब इसके प्रति क्या हुआ, 6 अप्रैल को हड़ताल घोषित कर दी गई कि कोई भी भारतीय किसी भी गोरे की कंपनी में या फैक्ट्री वगैरह में जाकर काम नहीं करेगा, कोई बस नहीं चलने वाली, किसी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, किसी तरीके के वहां पर जाके हम काम नहीं करेंगे। एक तरीके से पूरा भारत बंद कर दिया गया था। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस cities. Workers went on strike in railway workshops. Shops were closed down. Local leaders were picked up from अमृतसर. Attacks on बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवेज। मतलब देखो मैंने क्या बताया था अभी, है ना, कि सारी दुकानें बंद कर दी गई थी। वर्कर्स जो है स्ट्राइक पे गए थे, मतलब हड़ताल पे थे। रेलवे पूरी तरीके से बंद पड़ गई थी। अगर रेलवे बंद पड़ जाएगी तो उनका जो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था वो कैसे जाएगा? अगर नहीं जाएगा तो उनकी इनकम कैसे होगी? आगे, जलियांवाला बाग, द मैसेकेर, ग्रेटेस्ट मैसेकेर इन इंडियन हिस्ट्री। जलियांवाला बाग की अगर हम बात करते हैं, इसके बारे में अगर कोई भी भारतीय सोचता है तो उसकी रूह कांप जाती है। इतना बुरा हाल कर दिया गया था उस टाइम पे। मेन इवेंट कब हुआ था? टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919 के अंदर। कहां पर? अमृतसर, पंजाब में। A large crowd, mainly villagers, had gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh to protest against repressive measures of British governments like Rowlatt Act। अब देखो, जलियांवाला बाग के अंदर जो है शांति प्रिय के साथ हमने क्या क्या करने की कोशिश करी थी? आंदोलन करने की कोशिश करी थी। लेकिन उस टाइम पे जो जनरल डायर कौन था? डायर था। उसने क्या किया? पूरी आर्मी के साथ वहां पर घुसता है, उस बाग के अंदर सारे बाग के गेट बंद कर देता है और अंधाधुंध गोलियों की बारिश करना शुरू कर देता है। अब जितनी भी वहां भीड़ थी, सोच सकते हो कि अगर एक क्राउड के अंदर अंधाधुंध गोली, उनको चारों तरफ से घेर कर गोलाबंदी करने से कितना बुरा हाल हुआ होगा। Being from outside the city, villagers were unaware that the meeting was illegal and martial law। उस टाइम पे ना मार्शल लॉ भी था। मार्शल लॉ का मतलब जो सारी पावर थी वो मिलिट्री को दे दी गई थी कि अगर कुछ भी ऊटपटांग हरकतें करता हो कोई भी दिखे, सीधा उसको मौत की घाट उतार दिया जाए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि अगर किसी भीड़ में अगर बहुत सारे लोग बैठे हुए हो या तो बिना उनसे कुछ बातचीत करे बिना ही सीधा उनको गोलियों का मारने का हक दे दिया जाए। General Dyer entered the area, blocked the exit points, opened fire on the crowd, killed hundreds of people। बहुत सारे लोग उस मैसेकेर में मारे गए थे। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था? Crowds took over to the streets in many North Indian towns. There were strikes, clashes with the police, attack on government building. British government became more brutal. People were humiliated and terrorized। अब लोगों के अंदर गुस्सा आ गया था कि ऐसे कौन करता है कि बिना देखे, मतलब एक अपने अंदर भी तो एक इंसानियत होती है ना। भले ही हम एक दूसरे के धर्म के नहीं है या फिर हम एक दूसरे के कंट्री से नहीं है, हमारे बीच में कुछ नहीं है, फिर भी ऐसे बिना मारे धारे ऐसे अंधाधुंध गोली कौन चला सकता है? तो लोगों के अंदर गुस्सा था। लोगों ने अपना गुस्सा फिर निकालने की कोशिश करी। पुलिस के साथ लड़ाई वड़ाई हुई, अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया, बिल्डिंग्स में आग लगा दी गई। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड। सत्याग्रहीज को फोर्स करते थे क्या करने के लिए? उनसे माफी मांगने के लिए, वो भी जमीन पे नाक रगड़कर। क्राउड ऑन द स्ट्रीट्स डू सलाम टू द साहिब्स। साहिब कौन थे? ब्रिटिश ऑफिसर्स। और सैल्यूट कौन मारते थे? जो भी वहां पे लोग। अब देखो, अगर रोड के ऊपर कोई भी ब्रिटिश का ऑफिशियल अगर जा भी रहा है तो भी हमें क्या हुक्म दिया गया था कि तुमको इनको देखती सैल्यूट मारना है, सलाम बोलना है। मतलब एक तरीके से हमारी पूरी तरीके से इंसल्ट करने की, हमें पूरी तरीके से दबाने की कोशिश करी गई थी। पीपल वर फ्लोग्ड, विलेजेस अराउंड गुजरावाला बाग, पंजाब वर बॉम्ब्ड। सीइंग वॉयलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द रोलेट एक्ट। अब इसी वॉयलेंस को देख के महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह के मूवमेंट को बंद कर दिया था, क्योंकि रोलेट सत्याग्रह पूरी तरीके से फ्लॉप रहा था। खिलाफत इशू में क्या हुआ था? द वर्ड खिलाफत मीन्स, जैसे मैंने पहले बताया था, ये खलीफा नाम से लिया गया वर्ड था खिलाफत। हु वॉज द रूलर ऑफ ओटोमन टर्की एज वेल एज कंसिडर्ड एट द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। अब वो इस्लामिक वर्ल्ड का एक तरीके से बहुत बड़ा शाना माना फेस था, तो सारे मुस्लिम वगैरह के कौम वगैरह के लोग उसको बहुत ज्यादा मानते भी थे। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की वॉज अ पार्ट ऑफ डिफीटेड सेंट्रल पावर। देयर वर रूमर दैट अ हार्श पीस ऑफ ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड। अब क्योंकि वो जनरल, वो
सेंट्रल पावर की तरफ से लड़ रहा था और वो हार चुके थे, तो इसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया गया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रीटी थोप दी गई थी। ट्रीटी का मतलब है बहुत ज्यादा उसके ऊपर नियम थोप दिए गए थे कि अगर तुम्हें राज करना है तो हमारे अंडर में रहकर राज करना होगा, जो हम तुमको बोलेंगे हमारी बातें माननी पड़ेगी। एक तरीके से वो सिर्फ उनकी कठपुतली बन के रह गया था। सो टू डिफेंड खलीफास पोजीशन। अब देखो ये सब चीजें देखकर क्या हुआ था, मुस्लिम लोगों के अंदर भी ब्रिटिश लोगों की तरफ बहुत ज्यादा हेटरेट आ गई थी। खिलाफत का कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1990। इसी को देख के बॉम्बे के अंदर खिलाफत कमेटी बनाई गई। कब? मार्च में 1990 बाय अली ब्रदर्स। वाई डिड महात्मा गांधी टुक अप खिलाफत इशू? अब महात्मा गांधी को खिलाफत इशू से क्या दिक्कत थी? महात्मा गांधी वांटेड टू लॉन्च एन ऑल इंडिया मूवमेंट मोर ब्रॉड बेस्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ रोलेट एक्ट। अब महात्मा गांधी क्या चाहते थे? महात्मा गांधी चाहते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और ज्यादा बढ़ाया जाए। वांटेड टू इंडिया मोर ब्रॉड बेस्ड ऑन द फेलियर, क्योंकि रोलेट एक्ट क्या हुआ था, पूरी तरीके से फेल हो गया था। ही वाज सर्टेन दैट नो ऑल इंडिया मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर। अब महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि देखो, भारत को आजादी तब तक नहीं मिलती जब भारत के अंदर खुद में क्या नहीं होती, एकता नहीं आती, है ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था। अब ये चीज देखकर जो खलीफा के साथ हुआ था, फिर ये सब चीजें देखकर जो है ब्रिटिश के मतलब मुस्लिम लोगों के अंदर भी उनके प्रति क्या आ गई थी, दुश्मनी आ गई थी। तो ये सब चीज देखकर एक तरीके से क्या हो गया था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गए थे, मतलब हिंदू और मुस्लिम एक हो गए थे उनसे लड़ने के लिए। अब आगे आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कि तुम कुछ भी बोलते रहो, हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले हो, ना कोई तुम्हारा एक काम करेंगे, ना तुम्हारे अंडर में हम कोई भी जॉब करने वाले हैं, ना हम तुम्हारे बोले गए रूल्स को नियम को मानने वाले हैं, और ना हम तुमको कोई किसी भी तरीके का टैक्स पे करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? जनवरी 1921 टू फरवरी 1922। ब्रिटिश रूल established in India with cooperation of Indians. If Indian refuses to cooperate, it would collapse within a year. महात्मा गांधी का मानना यह था कि अगर हम देखो, अब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज कैसे किया था, क्योंकि हम उनकी सारी बात मानने लग गए थे कि हाँ, अब शुरुआत में क्या हुआ था, उन्होंने हमें जो भी गोली देते गए हम उनकी गोली खाते गए कि ठीक है हम आपके देश में आएंगे, यहाँ पर अपनी कॉलोनी सेट करेंगे, फैक्ट्रीज बनाएंगे, लोगों को काम दाम देंगे। लोग मतलब एक तरीके से ये सब चीज देखकर उनके प्रति क्या हो गए थे, सलाहित हो गए थे, लाल अपने खुद के लालच के चक्कर में खुद क्या बन गए थे, बंदी बन गए थे। तो महात्मा गांधी का सोचना यह था कि अगर हम शुरुआत से ही उनकी बातें नहीं मानते तो आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है, अगर हम आज के दिन भी उनके सारी बातें मानना बंद कर देंगे तो हम विद इन अ ईयर के अंदर ही आजादी पा सकते हैं। स्टेजेस ऑफ द मूवमेंट कौन कौन से थे? सरेंडर ऑफ टाइटल्स, मतलब उन्होंने जो भी लोगों को जॉब दी है, मतलब एक तरीके से कुछ भी टाइटल दिया है उसको हम ठुकरा देंगे। बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस एंड कोर्ट, कि कोर्ट के हम फैसले नहीं मानने वाले, पुलिस जो भी करते रहे हम एक साथ मिलकर पुलिस का सामना करेंगे, आर्मी जितने भी चक्कर लगा ले या फिर हमें धमका ले हम आर्मी का कहना नहीं मानेंगे, सिविल सर्विसेज उनकी हम ठुकरा देंगे। अब फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन स्टार्ट हो गया था। डिसओबीडियंस मतलब उनकी सारी बातें ना मानने का। सेशन ऑफ द कांग्रेस टू स्टार्ट एनसीएम, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एनसीएम का मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सितंबर 1922 कन्वेंस अदर लीडर्स इन कलकत्ता के सबसे पहले इसका मीटिंग हुई थी, फिर लोगों को मनाने की कोशिश करनी स्टार्ट कर दी गई थी कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो और हम और ज्यादा हमारी बात का और ज्यादा महत्व बढ़े। December 1920 नागपुर टू अडॉप्ट इट। वेरियस सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द टाउन्स, मिडिल क्लास। अब कौन कौन थे इसके अंदर? मिडिल क्लास लोग थे, मिडिल क्लास, पीजेंट्स वगैरह, ट्राइब्स एंड वर्कर्स। मिडिल क्लास का मतलब मध्य वर्गीय लोग, जो किसान वगैरह हो गए या फिर जो कोई भी जॉब करते हैं छोटी मोटी, किसान भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, ट्राइब्स के लोग भी इन्वॉल्व थे। ट्राइब्स का मतलब होता है कि जो जंगल वगैरह में रहते हैं और जो पुराने सोर्स वगैरह के लोग होते हैं उनको ट्राइब्स के रूप में, मतलब एक तरीके से एक जुट बना के जो लोग रहते हैं। वर्कर्स वगैरह सबके सब इसमें इन्वॉल्व थे। ट्विन एम्स ऑफ द मूवमेंट क्या क्या थे? दो इसके एम थे। टू अटेन स्वराज, मतलब पूरी तरीके से आजादी पाना,
टू सपोर्ट खिलाफत इशू टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम। खिलाफत इशू के लिए भी इसको रेज करना था, मतलब मुस्लिम का मेन मोटिव क्या था, जो भी खिलाफत इशू हुआ था उसको कम करना, मतलब उसके प्रति जो उनके अंदर गुस्सा था उसको बाहर निकालना। और हमारा मेन मोटिव क्या था कि हमको पूरी तरीके से क्या चाहिए थी, आजादी चाहिए थी। एंड ऑफ द मूवमेंट इन फरवरी 1922 द मूवमेंट वाज विथड्रॉल बाय गांधी जी इन चोरा इंसिडेंट। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर लोग जो है रैली बनाकर शांति से जा रहे थे, लेकिन उस रैली के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि वो रैली एक तरीके से पूरी तरीके से भगदड़ में बदल गई। लोग, बहुत सारे लोग उसके अंदर मरे, भगदड़ हुई, मार तोड़ हुई, बहुत सारे लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। और यहाँ तक कि एक पूरे के पूरे जेल के अंदर आग लगा दी गई थी। तो इसी चक्कर को, ये चीज देखकर गांधी जी ने फिर से इस पूरे मूवमेंट को बंद कर दिया था। तो फिर क्या हुआ था, डिफरेंट strands within a movement. Various social groups participated in the non-cooperation movement, but each with its non-specific aspiration or demand. अब इसका फिर क्या हुआ था कि अलग अलग तरीके के, मतलब अलग अलग ग्रुप्स के लोग जो है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने लगे थे, बिना किसी डिमांड के या फिर बिना किसी चाहत के। द टर्म स्वराज मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। अब हर एक लोगों के लिए स्वराज का मतलब अलग था, लेकिन हमारा स्वराज का मतलब क्या था कि हमको पूरी तरीके से क्या चाहिए, फ्रीडम। किससे, ब्रिटिशर से। ईच स्पेशल ग्रुप पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट इमेजिन स्वराज एज अ टाइम व्हेन ऑल देयर सफरिंग्स एंड ट्रबल्स वुड बी ओवर, है ना, कि जो भी उनको दिक्कत है, परेशानी है, जो भी उनको तकलीफ है, जो उनके ऊपर जबरदस्ती का उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनसे बेफालतू का चाहे टैक्स वसूलना, उनको काम का उनका पूरा हटाना ना पे करना, और ऊंच नीच का भेदभाव होना। तो जो लोग भी जिस चीज से परेशान थे वो उस चीज से आजादी पाने के लिए इस मूवमेंट के अंदर आगे इन्वॉल्व हो गए थे। टूवर्ड सिविल डिसोबीडियंस। Events after the end of non-cooperation movement till the launch of civil disobedience movement, February 1922, withdrawal of NCM by Gandhi ji, conflict within a Congress over question of participating in council इलेक्शन। अब उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे जो है इलेक्शंस को लेकर गांधी जी और कांग्रेस के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए थे। मतलब एक तरीके से कांग्रेस ये चाहती थी कि जो मतलब एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने उनको ये हक दिया है कि तुम इलेक्शन लड़ सकते हो, लेकिन अब देखो उन्होंने ये चीज बोल तो दी थी कि कांग्रेस जो है अपनी साइड से इलेक्शन लड़ सकती है, लेकिन उसका बाद में कुछ और कर दिया गया था। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू टू फाइट काउंसिल elections against the Congress principle of boycott, January 1923, fall in agriculture prices and total collapse due to effect of worldwide economic depression। अब fall in agriculture prices मतलब एक तरीके से कि हमने बुरी तरीके से मना कर दिया था कि हम तुम्हारे लिए काम भी नहीं करेंगे और हम अपना सामान एक्सपोर्ट करके तुम्हारे देश में भी नहीं भेजने वाले। तो क्या हुआ था उस टाइम पे, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, क्योंकि भारत ने ब्रिटिशर्स के लिए काम करना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। तो ब्रिटिशर्स उससे नुकसान पे आ गए थे। टोटल टर्मोइल ऑफ कंट्री साइड बाय 1930, कंट्री साइड मतलब जो गांव खेड़ा का एरिया था, उन्होंने पूरी तरीके से इसको खारिज कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन इन 1927 टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। अब साइमन कमीशन की बात करें तो इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा फखेड़ा हुआ था, है ना। अब एक स्लोगन भी आता है, गो साइमन गो, साइमन गो बैक। इन 1928 अराइवल ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया, प्रोटेस्ट एंड डिमांड डेमोन्स्ट्रेशंस स्टार्टेड। अब 1928 के अंदर ही हमने इसके प्रति प्रोटेस्ट छेड़ दिया था। अब साइमन जिस शिप से आया था बेचारा उसी शिप पे वापस अपना इंग्लैंड लौट गया था। क्योंकि साइमन कमीशन में क्या था, साइमन कमीशन में ये चीज थी कि साइमन को भारत में आकर ये चीज देखनी थी कि भारत को और ज्यादा कंट्रोल में लाने के लिए क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। लेकिन देखो अब हमारे अगर भारत के लिए रूल्स बनाए जा रहे हैं और उसके अंदर कोई भारत का ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, तो उसका मतलब क्या है कि तुम अपने हिसाब से हमारे ऊपर राज करने के लिए हमारे ऊपर नियम थोपने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज देखकर हमने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि हमारे अगर भारत के लिए कुछ फैसला लिया जा रहा है तो तुम होते कौन हो बिना हमसे पूछे सारे फैसले करने वाले। 1929 ऑफरिंग अ डोमिनियन स्टेटस बाय लॉर्ड अर्विन, राइज ऑफ रेडिकल
leaders within Congress like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose who demanded पूर्ण स्वराज in Lahore session of the Congress 1929। अब सबसे पहले पूर्ण स्वराज की बात किसने की थी लाहौर के अंदर? सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज का मतलब कि हमको पूरी तरीके से तुमको आजादी चाहिए। अब तक जो बात हो रही थी, अब तक देखो गांधी जी का ये कहना था कि हम साथ में मिलकर भारत को मतलब एक तरीके से कंट्रोल करेंगे, कि तुम भी कंट्रोल करोगे, हम अपने हिसाब से बात को चलाएंगे। लेकिन अब बात कहां पर आ गई थी? पूर्ण स्वराज के अंदर, कि हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स को अपने देश से बाहर निकालना चाहते थे। और सबसे पहले बात कहाँ हुई थी? ये लाहौर सेशन में कांग्रेस इन 1929 के अंदर। ये कुछ की पॉइंट्स को याद कर लेना, क्योंकि ये 1 मार्क्स के अंदर या फिर एमसीक्यूज वगैरह में ये डेट्स वगैरह पूछ ली जाती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दिस वाज अ सीरीज ऑफ 3 पीस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया। ये कुछ 3 पीस कॉन्फ्रेंस थी जो ऑर्गेनाइज की थी ब्रिटिशर्स ने। देखो जब पहला राउंड टेबल हुआ था तो उसके अंदर बहुत सारे विवाद वगैरह हुए थे, वो एक तरीके से खारिज भी कर दी गई थी कि उसका कुछ नतीजा ही नहीं आया था। फर्स्ट कब हुई थी? नवंबर 1932, जनवरी 1931। सेकंड कब हुई? 19 सितंबर 1931, दिसंबर 1931। थर्ड कब हुई? नवंबर दिसंबर 1932। इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ओनली। तो हमने कौन सी अटेंड की थी? सिर्फ सेकंड राउंड टेबल। द सोल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 स्टार्ट हो चुका था। सोल्ट मार्च के अंदर क्या था? सोल्ट मार्च में गांधी जी ने नमक के ऊपर, मतलब प्रोडक्शन के ऊपर जो भी रोक टोक लगा दी गई थी। मतलब देखो नमक का क्या था कि अगर तुम्हें समुद्र में से नमक निकालना है तो तुम नहीं निकाल सकते, या तो तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, या तो सिर्फ कोई कुछ ही लोगों को यह अधिकार दिया गया था कि तुमको ही नमक निकालने का अधिकार है। तो इससे ही परेशान होकर वहां के लोगों ने क्या छेड़ दिया था? आंदोलन छेड़ दिया था। कब हुआ था ये? 1930 के अंदर। गांधी जी प्रेजेंट 11 डिमांड्स बिफोर लॉर्ड अरविंद के खिलाफ हुआ था। अब ये देखो, ये जो सोल्ट मार्च हुआ था वो कहां पर हुआ था? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, अहमदाबाद तक। These demands were related to different classes from industrialist to peasants. Most important demand abolition of soil tax। सबसे जरूरी डिमांड क्या थी? abolition of soil tax, मतलब सोल टैक्स को खारिज कर दिया जाए। नेक्स्ट, लॉर्ड अरविंद वॉज नॉट विलिंग टू नेगोशिएट। लेकिन भाई जनरल डायर था उस टाइम का लॉर्ड अरविंद, तो भारतीयों के आगे कैसे झुक जाएगा? उसकी ईगो नहीं वो हो जाएगी। Beginning of salt march on 12 March 1930, 6 April 1939, breaking of salt law by manufacturing salt by boiling seawater. This marked the beginning of still depreciation movement। अब 6 अप्रैल को लेकिन उनको बात माननी पड़ी और सोल्ट के ऊपर जो भी उनके नियम या टैक्सेस वगैरह थे खारिज करने पड़े, ब्रेक करने पड़े। सोल्ट उस पूरे नियम को तोड़ दिया गया। तो ये पहला मार्क था जो कि सिविल डिसओबीडियंस का सक्सेसफुल रहा था। आगे मेन इवेंट्स क्या 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 हुए थे? ब्रेकिंग सोल्ट लो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप एंड वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉज। पहली चीज क्या है? फॉरेन गुड्स को हमने पूरी तरीके से क्या कर दिया था? नकार दिया था कि हम फॉरेन गुड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे उनके कपड़े वगैरह, शूज वगैरह जो भी वो वहां से एक्सपोर्ट करते थे, बाद में इंपोर्ट वो करते थे, क्योंकि देखो वहां से जो चीज आती थी वो बहुत ज्यादा सस्ती होती थी, स्पेशली वहां के क्लोथ्स वगैरह। अब भारत के जो क्लोथ्स थे वो हैंडमेड हुआ करते थे। हैंडमेड होने की वजह से हर कपड़े को बनने में टाइम लगता है, और टाइम लगेगा तो लेबर ज्यादा होगी। उसी चक्कर में वो कपड़े महंगे में मिलते थे। लेकिन जो बाहर से कपड़े आते थे वो उसके मुकाबले कंपैरिजन में थोड़े कम रेट के और बहुत ज्यादा चीप हुआ करते थे। तो उसको हमने क्या कर दिया? पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया, लेकिन सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए, क्योंकि जो गरीब लोग थे वो ज्यादा टाइम तक सिल्क के कपड़े कहां से खरीद सकते थे? जो खादी कपड़े थे, क्योंकि इतने वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ करते थे। पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉज, फॉरेस्ट लॉज मतलब जो वहां के ट्राइब्स के लोगों पे जो उन्होंने फॉरेस्ट लॉ जबरदस्ती थोप दिया गया था, उन्होंने उस लॉ को मानने से पूरी तरीके से बंद कर दिया था, क्योंकि ट्राइब भी उनसे परेशान थे। रिएक्शन होता ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रहा था फिर? अरेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट लीडर्स वन बाय वन, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। पॉलिसी वॉज ब्रूटल रिप्रेशन, जो भी उनकी पॉलिसी ब्रूटल मतलब बहुत ज्यादा दंगाई पे आ गई थी, लोग तो वो मारने तोड़ने पे आ गए थे।
गन शूट वगैरह बहुत ज्यादा हुआ था उस टाइम पे। पीसफुली सत्याग्रहीज वर अटैक, जो सत्याग्रह थे आराम से बैठ के आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। औरतों को, बच्चों को मारना शुरू कर दिया था। अराउंड 1 लाख अरेस्टेड, अब 1 लाख लोगों के आसपास लोग जेल में बंद कर दिए गए थे। पार्टिसिपेंट ऑफ द मूवमेंट विच पीसेंट, अमीर किसान भी थे, पुअर किसान भी थे, बिजनेसमैन भी थे इसके अंदर बहुत सारे, वुमेन्स भी थी इसके अंदर। मूड बाय द गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी ने ही औरतों को इस मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व किया था। क्योंकि अगर देखो औरतें, जहां पर देखो औरतों को हम किस तरीके से देखते हैं, औरतें एक तरीके से हमारे रिस्पेक्ट के रूप में देखे जाते हैं कि औरतों अगर किसी भी रैली के अंदर इन्वॉल्व होगी तो उसके अंदर मार तोड़ थोड़ी कम होने के चांसेस ज्यादा भी होते हैं, और औरतों की बात एक तरीके से थोड़े दबाव में लेके चलनी पड़ती है। वर्कर्स इन सम प्लेसेस, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉर्पोरेशन से, कैसे अलग थी ये? इन एनसीएम एम वाज स्वराज, दिस टाइम पूर्ण स्वराज, हमारा सिर्फ स्वराज का मतलब था। स्वराज का मतलब क्या था कि हमको आजादी चाहिए, हम अपने देश अपने हिसाब से चलाएंगे, लेकिन तुम हमारे देश के ऊपर राज कर सकते हो, लेकिन नियम हमारे हिसाब से होंगे। लेकिन यहाँ पर पूर्ण स्वराज कि हमारे देश से बाहर निकलो, तुम कोई नहीं होते हमारे घर में आकर रहने वाले। इन एनसीएम ब्रेकिंग लॉस वाज नॉट इन्वॉल्व, दिस टाइम ब्रेकिंग ऑफ लॉस, है ना। तो हमने सारे लॉस को देखते हुए, अब एनसीएम में क्या हुआ था, लॉस को तोड़ दिया गया था, इन्वॉल्व हो गए थे। तो इस टाइम हमने अपने जो भी हमने नॉन कोऑपरेशन का, जो नॉन डिसोबीडियंस मूवमेंट का हमने वो किया था, उसको मद्देनजर रखते हुए बड़े हिसाब किताब से इस डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू किया था। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, है ना। फिगर और इमेज है, इमेज ऑफ भारत माता फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, दिस इमेज हेल्प पीपल इन आइडेंटिफाई द नेशन। सबसे पहले जो भारत माता की इमेज थी किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र जी ने। इस इमेज के जरिए पीपल को अपने नेशन पहचानने की आइडेंटिफिकेशन मिल गई थी, मतलब एक तरीके से कि हाँ ये हमारी भारत माता है और इसको हमें किसी भी तरीके से बाहर के लोगों से आजाद कराना है जो जबरदस्ती हमारे ऊपर आकर राज कर रहे हैं। फोकलोर, नेशनलिस्ट बिगेन गैदरिंग एंड रिकॉर्डिंग फोक टेल एज दे रिप्रेजेंट आवर ट्रू कल्चर। फोकलोर का मतलब क्या? फोक का मतलब क्या होता है? जो हमारा कल्चर है ना, जो हमारा पुश्तैनी कल्चर चलता आ रहा है, उसको हमने और ज्यादा क्या करना शुरू कर दिया, बढ़ावा देना शुरू कर दिया कि हमारा जो कल्चर है, हम ब्रिटिशर्स की बात क्यों माने, कि उनका जो कल्चर हम फॉलो क्यों करें, जो हमारी जो पुश्तों से चलती आई हुई रीत है, जो हमारे जो फोक टेल्स वगैरह है, एज दे प्रेजेंट ऑन ट्रू कल्चर हेल्प डिस्कवर आवर नेशनल आइडेंटिटी, जो हमारी देश की पहचान है, हम उसको ही धीरे धीरे खो रहे थे, जो कि गलत था, तो उसको हमने और ज्यादा प्रोत्साहित किया। आइकन्स एंड सिंबल, ट्राई कलर, हमारा झंडा रेड येलो ग्रीन फर्स्ट डेवलप ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट के लिए, जो हमने कौन सा ट्राई कलर का फ्लैग दिया था? रेड येलो ग्रीन, जो कि हमारा पहला झंडा था स्वदेशी मूवमेंट का, हमारा क्या था? सिंबल थी, हमारी पहचान थी। इन 1921 इन बंगाल विच हैड 8 लोटसेस, बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग रेड ग्रीन व्हाइट का। कैरिंग द फ्लैग बिकम अ सिंबल ऑफ डिफेंस। Reinterpretation of history. Many Indians began looking into the past to discover India's greatest achievement and urged Indians to take pride in India's past struggle against British. अब देखो, सबसे पहले सबसे पहली चीज, भारत ने जो सबसे पहले अपने स्वराज, मतलब एक तरीके से आंदोलन या फिर कुछ भी कह सकते हो, जो हमने अपनी आजादी की मांग की थी, कब हुई थी? 1857 में। क्यों हुई थी? मंगल पांडे नाम का जो उनकी सेंस ट्रूप के अंदर जो एक सोल्जर काम करता था, जो उनको गन्स दी जाती थी मारने के लिए, जो गन्स की बुलेट्स होती थी, बुलेट्स के ऊपर जो कपड़ा कह सकते हो या फिर उनको बंद करने के लिए उसके ऊपर जो छाल लगाई जाती थी, उसको हमें मुंह से छीलकर फिर उसको लोड करना होता था। अब धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि जो वो छाल बनी हुई है वो मवेशियों की खाल से बनी हुई है। अब एक तरीके से तो एक तरफ तो हम बोलते हैं कि गाय हमारी माता है और उसी की खाल को हम अपने मुंह में डालकर और या फिर उनको मार कर उनकी खाल से हम बुलेट्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी आजादी की या फिर नॉन कोऑपरेशन की जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी, वहीं से हुई थी। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, सॉन्ग लाइक वंदे मातरम। In 1970s, Banking Chandra wrote Vande Mataram as hymn to the motherland and widely sung during Swadeshi movement. वंदे मातरम जो हम रोज सुबह स्कूल की प्रेयर में भी गाते हैं, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र जी ने। कब लिखा था? 1917 में, स्वराज की डिमांड में, वंदे मातरम। नेशनलिज्म इन इंडिया, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इसके कुछ की पॉइंट्स की तरफ हम ध्यान देते हैं।
कि हमने क्या क्या देखा इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम अगर इसे की पॉइंट्स की तरफ बात करें तो भारत का पहला फ्रीडम स्ट्रगल कब हुआ था? 1857 में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। इन 1817 बंकिम चंद्र जी कंपोज्ड वंदे मातरम सॉन्ग दिया था क्योंकि वो स्वराज चाहते थे और भारत के राष्ट्रवाद को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, मतलब कह सकते हैं कि नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए, भारत के प्रति लोगों में प्रेम जगाने के लिए ये इस सॉन्ग को कंपोज किया गया था। इन 1885 कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन मुंबई, है ना। 1885 के अंदर मुंबई के अंदर कांग्रेस को फाउंड किया गया था, किसके द्वारा? WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कांग्रेस इन 1906। आगा खान एंड नवाब सलीमुल्लाह इस्टेब्लिश मुस्लिम लीग। 1906 में आगा खान और सलीमुल्लाह में मुस्लिम लीग की शुरुआत करी गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग का एक तरीके से वो उनकी खुद की एक लीग थी। किसके लिए? मुस्लिम लोगों के लिए। इन 1905 रविंद्रनाथ टैगोर मेड अ पोर्ट्रेट ऑफ भारत माता, है ना। इन 1905 लॉर्ड कुर्जन proposed the division of Bengal. In 1907 कांग्रेस was divided into extremist and moderate. अब कांग्रेस जो है 1907 के अंदर दो लोगों के अंदर बट गई थी। एक जो थे एक्सट्रीमिस्ट, मतलब जो तेजी के अंदर चेंज चाहते थे, और एक थे मॉडरेट कि ठीक है हम शांति से बात करेंगे। इन 1911 दिल्ली दरबार was organized. बंगाल डिवीजन was abolished in इंडियन दरबार के अंदर हम बंगाल का डिवीजन करने से साफ साफ हम लोगों ने मना कर दिया था। इन दिल्ली दरबार कैपिटल वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। अब यहीं पर जो कि हमारे सबसे पहले हमारी जो भारत की कैपिटल थी कोलकाता, क्यों थी? क्योंकि वहीं पर ज्यादा क्या होता था? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब एक तरीके से लेन देन के तौर पर हम कलकत्ता का ही पोर्ट का इस्तेमाल करते थे। तो हमारी कुछ टाइम पे कैपिटल कलकत्ता ही थी, लेकिन दिल्ली दरबार के अंदर हमने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करके कलकत्ता टू दिल्ली कर दिया था, क्योंकि दिल्ली क्या है? भारत का सेंटर है, हार्ट है, दिल है। In 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। इन 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, है ना। गांधी जी आ गए थे। अब इसके बाद जो हुआ तो वो तो हम सब जानते ही है कि गांधी जी ने क्या क्या शुरुआत करी। इन 1917 महात्मा गांधी स्टार्टेड चंपारण सत्याग्रह। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ना कि नील की खेती को लेकर किस तरीके से उन लोगों ने वहां के किसानों को सहूलियत दिलवाई। इन 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर फार्मर्स इन खेड़ा गुजरात के अंदर भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि खेड़ा गुजरात के किसानों के ऊपर जो जबरदस्ती के टैक्सेस थोप दिए गए थे और जो उनके ऊपर रेवेन्यू बढ़ता जा रहा था, क्योंकि कभी क्या होता है बारिश बहुत ज्यादा हो गई, कभी सूखा पड़ गया, तो जो उन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन लिया था वो चुकाने में नहीं दे पाए, तो उसके चक्कर में उनके ऊपर एक तरीके से रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। इन 1918 महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर क्राफ्ट्समैन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल के रूप में बात करी गई थी कि कॉटन टेक्सटाइल के जो वर्कर्स थे उनको उनके काम के मुकाबले बहुत ज्यादा कम पैसे दिए जाते थे, तो इस चीज के लिए भी हम लोगों ने सत्याग्रह किया था। 1919 ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव रोलेट एक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से रोलेट एक्ट के अंदर लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर बंदी बना के दिया जाता था और 2 साल के लिए सीधा कारावास में थोप दिया जाता था। 1918 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडिंग खत्म हो गई थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टर्न्ड डाउन द डिमांड ऑफ सेल्फ रूल इंडियंस, है ना। तो देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उसके अंदर क्या था, जो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हिस्सा लिया था उसके रूप में एक तरीके से हमने ये भी कहा था कि अगर ये वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमको हमारी आजादी चाहिए। लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हमारे सेल्फ रूल इंडियन के मतलब गांधी जी की जो स्वराज की डिमांड थी उसको टुकरा दिया था। ऑन 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर लुक प्लेस इन पंजाब के अंदर अभी समझाया था कि कितना बुरा वहां पर लोगों के साथ हाल किया गया था। 1919 द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली के द्वारा 1990 के अंदर, क्योंकि जो टर्की का राजा था खिलाफ
खलीफा वो हार चुका था और उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रीटी नियम थोप दिए गए थे। तो उसी के चक्कर में भारत के जो मुस्लिम लोगों के लीडर थे मोहम्मद अली और शौकत अली, उन लोगों ने उसके खिलाफ ब्रिटिशर्स के सामने अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। इन 1920 महात्मा गांधी स्टार्टेड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जो कि बाद में पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। 1922 महात्मा गांधी विड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आफ्टर द वायलेंस टुक प्लेस इन चौरी चौरा के अंदर, जो भी मैंने बात करी थी उसके अंदर ही जो पूरी तरीके से मूवमेंट को बैक कर लिया गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वायलेंस के अंदर कन्वर्ट हो गया था। ऑन अगस्त 9, 1925 revolutionaries in Kokoni looted the fare carrying English treasures. In 1928 साइमन कमीशन came to India. लाला लाजपत राय was killed, है ना, क्योंकि जब साइमन कमीशन मतलब साइमन जो था, जो भारत में आया था, जिस शिप में आया था, उस टाइम पे क्या हुआ था, थोड़ी बहुत हाथापाई भी हो गई थी। तो उस हाथापाई में लाला लाजपत राय जी की डेथ भी हो गई थी। On April 8, 1929, भगत सिंह एंड शुक्वेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन असेंबली। 1929 के अंदर भगत सिंह जी ने और सतुकेश्वर दत्त जी ने बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में एक फेक बॉम्ब फेंका था, मतलब एक तरीके से वो एक स्मोक बम था। On 12 मार्च 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड द मार्च फ्रॉम साबरमती टू दांडी के अंदर उन्होंने सोल्ट मार्च के वो की थी शुरुआत। On 6 अप्रैल 1930 महात्मा गांधी ब्रोक द सोल्ट लॉ एंड started civil disobedience movement on दांडी। In 1931 गांधी अरविंद पैक्ट was signed, civil disobedience movement was suspended, है ना, क्योंकि 1931 के अंदर जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, एक तरीके से थोड़ी बहुत हाथापाई में हो गया था वॉल्यूम्स के रूप में, तो इसको भी सस्पेंड कर दिया गया था और जो अरविंद पैक्ट था वो साइन किया गया था कि इस सोल्ट लॉ को पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाएगा। ऑन 22 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वॉज हैंग। इसको हम ब्लैक डे के रूप में एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारे सबसे बड़े क्रांतिकारी भगत सिंह जी और सुखदेव राजगुरु को फांसी के ऊपर चढ़ा दिया गया था। अब इसके पीछे भी पूरी एक कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर गांधी जी चाहते तो उनकी फांसी को रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका। तो इसके ऊपर आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताइए। In 1930, Dr. B.R. Ambedkar organized scheduled caste into depressed classes association। 1930 के अंदर बी आर अम्बेडकर जी ने स्केड्यूल ट्राइब्स, मतलब जो ये एसटी क्लास के जो लोग होते हैं, उनको ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करने के लिए एक क्लास स्टार्ट कर दिया, एसोसिएशन स्टार्ट कर दिया गया था। इन 1931 महात्मा गांधी acted in second round table conference but did not get expected success। मतलब 1931 के जो सेकंड राउंड टेबल थी, तो वो 3 राउंड टेबल हुई थी, लेकिन भारत ने सिर्फ 1931 में जो राउंड टेबल सेकंड राउंड टेबल हुई थी उसी के अंदर भाग लिया था। वो भी एक तरीके से पूरी तरीके से नाकामयाब रही थी, अनसक्सेसफुल रही थी। इन 1932 पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। इन 1933 चौधरी रावल अली फुर्सत पाकिस्तान, है ना। तो 1933 के अंदर सबसे पहले पाकिस्तान का आइडिया दिया गया था। किसने दिया था? चौधरी राहुल अली फुर्सत ने। इसका नाम साफ नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा, तो एक बार देख लेना आप लोग। चौधरी ज़हमत अली was imposed the idea of Pakistan। In 1940 a resolution was passed by Muslim League for separate homeland for Muslim named Pakistan। 1940 के अंदर मुस्लिम लीग के लीडर ने, मतलब एक तरीके से मुस्लिम लीगों ने ये कंफर्म कर दिया था कि हमको अपने एक होमलैंड अलग चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। 1939 वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड, सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। इन 1935 इंडियन गवर्नमेंट एंड वाज पास रीजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। In 1942 the Quit India movement was started by Mahatma Gandhi। He gave the slogan do or die, करो या मरो, है ना। महात्मा गांधी द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया था। इन 1945 यूएसए ड्रॉप न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन जापान एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज एंडेड। अब देखो, हमने जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्ट लिया था तो हमारी ये शर्त थी कि अगर हम इस वर्ल्ड वॉर के अंदर आपका साथ देते हैं तो बदले में हमको हमारा पूर्ण स्वराज चाहिए, वरना हम तुम लोगों का साथ नहीं देंगे वर्ल्ड वॉर को लड़ने के लिए। इन 1946 कैबिनेट कमीशन केम टू इंडिया एंड प्रपोजल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस चैप्टर को समझने में
मजे आए हो तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर को लेके आएंगे हिस्ट्री के ही। तब तक के लिए सी यू।